ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे तर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे तर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। लेकिन आपने बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है, परोपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती, और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होने वाली। अध्यक्ष जी, जब हम लोग सामान्य बजट पे चर्चा कर यहां पर चर्चा में भाग ले रहे हैं, तब प्रयागराज का महाकुंभ अपनी भव्यता, अपनी दिव्यता और अपनी उस विरासत को आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके संपन्न हो चुका है। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पूज्य संत देश और दुनिया से प्रयागराज आएगा। 66 करोड़ में से आप मान के चलिए, पहले तो ज्यादा नहीं तो कम से कम आधी आबादी तो महिलाओं की रही होगी, क्योंकि महिलाएं ज्यादा धार्मिक होती हैं। और एक भी छेड़खानी की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी लूट की घटना नहीं, एक भी हत्या की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं जो उत्तर प्रदेश को या भारत को या सनातन धर्मावलंबियों को कटघरे में खड़ा करता हो। 66 करोड़ लोग आ जाएं और सुरक्षित वापस अपने घरों को चले जाएं और खुशी खुशी होकर के जाएं। बहुत सारे लोग आना चाहते थे, नहीं आ पाए। बहुत सारे लोगों को आने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो अनुमान था उससे कई ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे थे। और उन स्थितियों में जो लोग नहीं आ पाए उनके मन में एक कसक थी कि कुछ छूट गया, कुछ चूक हुई है। लेकिन जो आया, जिसने भी डुबकी लगाई, आस्था की उस डुबकी में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। और अभिभूत होकर के नहीं गया, यह भारत की विरासत का एक ऐसा अनुपम उदाहरण है कि इसके बारे में हम लोग इसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, इन चीजों के बारे में। लेकिन इसके आर्थिक पक्ष के बारे में भी अगर आप जानने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कुछ उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन चीजों को अगर आप एक बार आप लोग भी जानने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से देखने को मिलेंगी। अक्सर हम देखते हैं कि भारत के बारे में विदेशी मीडिया वह बहुत नकारात्मक टिप्पणी करता है। महोदय, विदेशी मीडिया ने भी जो टिप्पणियां की हैं महाकुंभ प्रयागराज के बारे में,
द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, जो यूएस की है, एक ऐसा आयोजन था जहां अमेरिका की कुल आबादी से ज्यादा लोग जुटे। बीबीसी, महाकुंभ मानवता का सबसे बड़ा समागम था। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह था। द न्यूयॉर्क टाइम्स, यह आयोजन में केवल श्रद्धालु और पर्यटक ही नहीं बल्कि नेता और हस्तियां भी पहुंची थी। राइटर्स, या डिजिटल कुंभ था। इसमें व्यवस्था बनाने के लिए तकनीक की बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। द गार्डियन, यह पर्वों का पर्व था। लोगों की उमंग और उत्साह चरम पर रहा। CNN, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 60 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। यह आस्था की अभिव्यक्ति की शानदार नजारा है। यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कर्टिस ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि यूनेस्को ने 2019 में कुंभ मेले को मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। इससे पहले 1923 में इसके सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। उन्होंने कहा, कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। महोदय, देश के सबसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार हैं, इंडिया टीवी के एडिटर, उन्होंने अपनी टिप्पणी में कही कि महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना ये बड़ी हिम्मत का काम था और ये हिम्मत उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई। ये आयोजन इतना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं और रिस्क होता है। महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम हो सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने का इंतजाम किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्म गुरुओं और साधु संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ से अधिक का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। महाकुंभ का आयोजन एक अग्नि परीक्षा थी। इस परीक्षा में केंद्र और राज्य सरकार खरी उतरी है। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा है। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर सकता वो भारत ने करके दिखाया है। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में वर्षों तक सुनाई देगी। ये भारत की सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। महोदय, हमारे कुछ विपक्षी दलों से जुड़ी हुई राज्य सरकारों के भी नेता प्रयागराज महाकुंभ में आए थे और उनमें है उनमें डिप्टी सीएम कर्नाटक। उन्होंने लिखा कि इस पवित्र आयोजन के लिए सभी आयोजकों को धन्यवाद। यह किसी के भी जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। सरकार ने यहां आए करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्था की है यह कोई छोटा काम नहीं है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं महाकुंभ का हिस्सा बनकर के बहुत खुश हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुझसे मिलने बेंगलोर आए थे। उन्होंने मुझे महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मेरे लिए शानदार अनुभव था।
खन्ना जी ही गए थे। महोदय, इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरी भी देखने को मिली थी और उसमें आर्थिक पक्ष के बारे में, महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में इसको लेकर के अनेक बातें सामने आई हैं और खासतौर पर देश के अंदर अलग अलग तबके ने महाकुंभ के बारे में, क्योंकि ये बजट की सामान्य चर्चा है, इसलिए महाकुंभ के आर्थिक पक्ष के बारे में अगर हम चर्चा न करें तो विरासत को विकास के साथ जोड़ने में हो सकता है कि आप लोगों को भी कुछ कंफ्यूजन और ज्यादा हो। इसलिए उस विरासत को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में काशी विश्वनाथ धाम से प्रारंभ किया था, 2020 में अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के शिलान्यास के बाद आगे बढ़ा, प्रयागराज महाकुंभ उसका एक चरम उत्कर्ष रूप के रूप में देश और दुनिया के सामने आया है। और उसी विरासत की आर्थिकी क्या हो सकती है, वह विरासत विकास के साथ साथ आस्था को आर्थिकी के साथ कैसे जोड़ सकता है, इसके कुछ उदाहरण भी हैं, जिसमें कैट ने स्वयं इस बारे में कहा है कि महाकुंभ में लगभग 3 लाख करोड़ यानी 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार हुआ है, यानी इससे लेन देन हुआ है। ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहभागी बनेगा। महाकुंभ 2025 प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3.5 लाख करोड़ का लाभ इससे मिलने का अनुमान है और प्रयागराज और आसपास के जनपदों को इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस बात को कहा है कि महाकुंभ मेले के कारण उपभोग खर्च में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद हुई। इससे भारत को चालू वित्त वर्ष में 6.5% की विकास की दर हासिल करने में मदद मिलेगी। और इस मामले में जो विभिन्न अन्य क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाए गए, विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों ने कि किस किस सेक्टर में कितना अधिक उससे आर्थिक लाभ हुआ है या उससे आने की संभावना है। होटल उद्योग में 40,000 करोड़ का, खाने पीने अन्य दैनिक उपयोग में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में 33,000 करोड़ का, परिवहन में 1.5 लाख करोड़ का, पूजन सामग्री में 20,000 करोड़ का, दान आदि में 660 करोड़ का, टोल टैक्सेस में 300 करोड़ का और अन्य में लगभग 66,000 करोड़ का, कुल 3,960 करोड़ रुपए का अधिक का इससे आर्थिक समृद्धि इसके माध्यम से प्रदेश को प्राप्त होने वाला है और इसके माध्यम से ये चीजें हम सबको प्राप्त हुई हैं। और खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि 5 नए आस्था के नए कॉरिडोर प्रयागराज महाकुंभ ने बनाए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से देखिए यहाँ पे महाकुंभ का भी जिक्र किया है और इसके साथ साथ विपक्ष पर किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। विधानसभा में बजट पर सीएम योगी ने जवाब दिया है कि आखिर ये जो बजट है वो प्रदेश के विकास के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन लगातार विपक्ष जो है इसमें कमियां निकाल रहा है। लेकिन प्रदेश की बढ़ोतरी के लिए खासतौर से महाकुंभ में जिस तरीके की व्यवस्थाएं की गई और वो व्यवस्थाएं देखिए आखिर लोगों के वो सामने भी रही और विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा भी है। तो सीएम योगी फिलहाल जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं बजट पर, उन्होंने कई बातें रखी हैं। तो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा कड़वे सच को स्वीकार करना चाहिए। विपक्षी भी महाकुंभ में डुबकी लगाकर गए हैं, लेकिन जो भ्रामक खबरें फैलाई गई वो गलत है। भारत को विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार मिलने वाली है। 3,50,000 करोड़ का लाभ मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 68 में से 54 तीर्थ स्थलों को खोजने का काम किया जा रहा है। तो विपक्ष लगातार जिस तरीके से वीडियोस वायरल कर रहा था, ऐसे
सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हुए आ रहे हैं कि ये जो वीडियोस है वो काफी भ्रामक थे, लोगों के लिए अफवाह फैलाने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से पर्यटकों की, खासतौर से वहां पे भक्तों की, श्रद्धालुओं की जो संख्या वहां पे बढ़ी, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। तो कड़वे सच को स्वीकार कीजिए, अर्थव्यवस्था को रफ्तार महाकुंभ से मिली है। दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रति बजट तो महाकुंभ से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और साफ तौर से बजट को लेकर भी बातें रख रहे हैं। महाकुंभ से दुनिया भर में एक गूंज सुनने को मिल रही है और उत्तर प्रदेश को तेज रफ्तार यहां पर मिली है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और 3.5 लाख करोड़ करीबन बताया जा रहा है कि जो राशि मिली है, जो मुनाफा हुआ है महाकुंभ से, वो विकास कार्यों में लगाया जाएगा। तो दुनिया में महाकुंभ को लेकर गूंज है, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। तो विधानसभा में बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया, विपक्ष पर निशाना साधा है। तो यूपी विधानसभा का ये बजट सेशन और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा है। हालांकि बजट आगे कैसे इस्तेमाल होगा इसकी जानकारी पहले दे दी गई है, लेकिन जो रेवेन्यू महाकुंभ से आ रहा है उसमें अर्थव्यवस्था को कितनी तेज गति से रफ्तार मिलेगी, इसकी भी जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी विधानसभा का ये बजट सत्र और विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से विपक्ष को लेकर यहां पे हमला बोला है कि आखिर महाकुंभ में जिस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम किया था और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए, लेकिन महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की इस सामर्थ्य को देश के सामने और देश की सामर्थ्य को दुनिया के सामने रखने में सफल हुआ। आपका कितना भी दुष्प्रचार था, लेकिन वह भारत की आस्था को कहीं डगमगा नहीं पाया। आप लगातार दुष्प्रचार करते रहे और आप लोगों का यह सबसे बड़ा हथियार था। आप लोगों ने इसके लिए बहुत तरीके से इसको लोगों के सामने बहुत नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन आपकी नकारात्मक बातों पे न प्रदेश की जनता को न देश की जनता को ही विश्वास था। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए उल्टी गिनती है कि जनता आपकी बात को अब सुनना ही बंद कर दी है। आप देखें ना कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं था जिससे बस वहां नहीं पहुंची हो। आस्था नहीं तो ये जो हम कर रहे हैं ना, संभल में भी कर रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। ये आस्था का ही सवाल है। ये जो कॉरिडोर बन रहे हैं, ये आस्था का ही सवाल है। और उसी आस्था के सवाल के साथ जोड़ने के लिए ही सरकार ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके और ये जो 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, केवल कुंभ के आयोजन के लिए नहीं किए थे। हमारे लिए यह आयोजन प्रयागराज जैसी पौराणिक सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्लान का, एक व्यवस्थित विकास की एक रूपरेखा तैयार करने की भी थी। और महाकुंभ के बहाने प्रयागराज के अंदर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में हम सफल हुए। 200 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, 14 फ्लाईओवर बने, 9 अंडरपास बनाए गए, 12 कॉरिडोर बने, अक्षयवट कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी का कॉरिडोर, नागवासी की कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर,
श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की गले मिलती हुई प्रतिमा के साथ साथ एक कॉरिडोर, जिस किले पे आप कब्जा करवा रहे थे, हमारी सरकार ने कॉरिडोर के रूप में विकसित करते हुए त्रेता युग की स्मृति को जीवंत करने का काम कराया। आपके लिए वोट बैंक था, हमारे लिए विरासत थी। बस अंतर यही है, और आस्था का सम्मान हम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारी बात सुन रही है। जनता को मालूम है कि आप केवल वोट बैंक के साथ खिलवाड़ करेंगे, वोट बैंक देखेंगे और जनता को धोखा देंगे, इसलिए जनता ने आपकी बात को अनसुना किया है और 27 में भी जनता जनार्दन यही करने जा रही है। हम मना नहीं कर रहे हैं, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुंभ में गए, 13 में आपको जाने नहीं दिया, हमने इस बार मना नहीं किया, क्योंकि जो मेरी आस्था थी वही आपकी भी आस्था है। लेकिन चच्चू बहक गए, फिर खा गए गच्चा, और चाहते थे लेकिन किस मुंह से जाए, इसलिए चूक गए और पुणे से भी बन। लेकिन हमारे लिए एक ऐसा तबका जिन्होंने बहुत योगदान दिया है, तो आपके लिए वोट बैंक है, हमारे लिए ये विरासत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों को लेकर भी बात कही। बड़े हनुमान जी का कॉरिडोर बनाया गया, महाकुंभ से काशी अयोध्या को भी काफी फायदा पहुंचा है। महाकुंभ ने आस्था को आर्थिक वृद्धि से जोड़ा है। सफाई कर्मियों की भूमिका इसमें काफी ज्यादा अहम रही और यही एक वजह थी कि सफाई कर्मी हो। इसके साथ साथ आपको बता दें, जो नाविक हैं उनको भी सम्मानित किया गया था और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे उन्हें सम्मानित करने के लिए, और बैठ के खाना भी खाया था। दरअसल एक संदेश यहाँ पे दिया गया कि जिस तरीके से सफाई कर्मियों ने काम किया है उनका एक अहम योगदान रहा है और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बजट प्रस्तुत किया था, मुझे प्रसन्नता है। आज अन्नदाता किसान खुशहाल है, आत्महत्या प्रदेश में बंद हुई है। 2018-19 का बजट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की आवश्यकता, देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इस बड़े प्रदेश के लिए इसी स्केल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो हम लोगों ने 2018-19 का अपना जो मूल जनरल बजट प्रस्तुत किया था वह इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। इन्वेस्टर समिट भी हम लोगों ने इस वर्ष किया था। 2019-20 का बजट हम लोगों ने मातृशक्ति आज समर्पित किया था। मातृशक्ति के वंदन के लिए के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बजट को महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया था। 2020-21 का बजट हम लोगों ने अपने प्रदेश की युवा शक्ति को समर्पित किया था और 21-22 का बजट स्वावलंबन से सशक्तिकरण की थीम पर आधारित था। 22-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का था। 23-24 का बजट त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के आधारशिला को रखने का, और 24-25 का हमारा बजट लोक मंगल को समर्पित करके राम राज्य की अवधारणा को जीवंत करने का बजट रहा है, क्योंकि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उस प्रकार के कार्यक्रम के साथ हमने जोड़ा था। और 25-26 का इस बजट को भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से अन्नदाता किसान, युवा, महिला और गरीब को समर्पित करते हुए इसको हमने थीम दी है वंचित को वरीयता। वंचित को वरीयता की इस थीम के साथ यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है और इस बजट में अंत्योदय से उन्नत अर्थव्यवस्था तक, ईज ऑफ लिविंग से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक, कृषि से गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा से स्वावलंबन तक
संस्कृति से समृद्धि तक और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाते हुए एक विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला को मजबूत करने के संकल्प के साथ इस बजट को लेकर के हम लोग लेके आए हैं। और जिस लोक कल्याण की एक एक पंक्ति को पढ़ करके हमारे नेता प्रतिपक्ष यहां पे कह रहे थे कि हमने लोक कल्याण पत्र में ये घोषणा की है। लोक कल्याण पत्र 5 वर्ष के लिए घोषित किया गया है, 5 वर्ष में उसको अचीव करना है। अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष 25 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट के, और अभी हम लोगों ने 151 में से 38 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं। 91 घोषणाएं हमारी गतिमान हैं और 22 घोषणाओं में से कुछ की घोषणा इस बजट में की गई है और कुछ घोषणाएं हमारे अगले बजट में होने जा रही हैं, जिन पर मैं भी चर्चा करने जा रहा हूं। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और जनता को यही विश्वास है, ये लोग जो कहेंगे वो करेंगे। और इसीलिए आज हम सब यहां पर उस बजट के उस भाव के साथ यहां पर आए हैं कि यह बजट उसी भाव के साथ यहां पर घोषित किया गया है और वही हम लोग यहां पर किए हैं। बजट के आकार के बारे में आपने चर्चा की, मुझे तो मैं भौचक था जब आप 24-25 के बजट के बारे में चर्चा कर रहे थे कि 9 लाख करोड़ का आपने किया था। 9 लाख करोड़ का नहीं था, हमारा जो मूल बजट था, मैं उसी पे आ रहा हूं ना, मैं उसी पे आ रहा हूं। वह हमारा जो मूल बजट था 2024-25 का, वह था 7,36,000 करोड़ का, 8 लाख नहीं था। और 2 अनुपूरक हम लेके आए थे, 2 हमारी सप्लीमेंट्री आई थी, उनमें से कुल मिलाकर के वो 30,000 करोड़ का था। तो कुल होता है 7,66,000 करोड़ का। आप पाणी जी, मुझे लगता है एक बार फिर से देख लेंगे आंकड़े जिसने भी दे दिए हैं। देखिए, आपके साथ समस्या यही है, जब आप अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन जब आप पढ़ने लगते हैं, कोई लिख के आपको देता है, जबरन आपके मुंह पे अपने शब्द थोपता है, तो आप थोड़ा ट्रैक से हट करके बोलने लगते हैं। तो आपको ये शोभा नहीं देता। अरे मैं आंकड़े बोल रहा हूं ना, आंकड़े तो मैं दे रहा हूं आपको कि मूल बजट हमारा था 7,36,000 करोड़ का और दोनों सप्लीमेंट्री जोड़ करके 30,000 करोड़ का होता है। तो कुल मिलाकर के 7,66,000 करोड़ का था। और 7,66,000 करोड़ के बाद अब हमारा जो मूल बजट है वह है 8,08,000 करोड़ का है। अगर आप इस बात को देखेंगे, आपने कहा कि सरकार ने पिछले उसमें 6 महीने में पैसा खर्च नहीं किया। बजट का जो ट्रेंड होता है, बजट साल भर के लिए प्रस्तुत होता है पांडे जी, 6 महीने के लिए नहीं होता है। योजनाएं बनती हैं, बनने के बाद उसको फिर उसके एग्जीक्यूशन में कुछ समय लगता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं ये चलते हैं, एक समय सीमा होती है, किसी के 18 महीने होती है, किसी के 24 महीने होती है, उसके दौरान ही वो चीजें होती हैं। आप उसको पहले 1 साल में 6 महीने में क्यों पूरा कर देना चाहते हैं? कुछ गड़बड़ जरूर है। और इसीलिए आप मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि आपने 24-25 के बजट की जो बात की, उसमें भी आप सही तथ्य नहीं प्रस्तुत कर पाए। मैं तो आपको दे रहा हूं, आप 15-16 के बजट को देखें, 16-17 के बजट को भी देखें और 24-25 के बजट को भी देखें, तो सभी बजट में एक जैसी वो दिखेगी। हां, अलग विषय है कि बजट के दायरे को हमारी सरकार बढ़ाने में सफल हुई है और उसके परिणाम भी मैं इसमें भी चर्चा आपसे करूंगा कि बजट जितना पहले खर्च होता था उससे ज्यादा खर्च आज बढ़ा है, उससे ज्यादा हुआ है और उसी पे हम आज इस पे चर्चा भी करेंगे। बजट का आकार इस 25-26 का जो बजट का आकार है वह पिछले बजट से कम नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा है। जो कुल दोनों बजट को मिला, यानी मूल बजट के साथ साथ सप्लीमेंट्री को भी जोड़ लेंगे तो आज 7,66,000 करोड़ का होता था और इस बार बढ़ाकर के यह 8,08,736 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट है और यह किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है
यह उत्तर प्रदेश राज्य का बजट है। और ये भी मैं आपको बताऊं, 2016-17 की तुलना में यह बजट 2.5 गुना बड़ा है और 24-25 की तुलना में यह लगभग 10% अधिक है। यह जो बजट का दायरा हमने बढ़ाया, इसका आकार जो बढ़ाया है, यह अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के स्वावलंबन के लिए, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, आम जन के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक विकास को तेज करने के लिए यह बजट हम लोगों ने इस बजट के दायरे को बढ़ाया है, जिसमें लोक कल्याण के साथ साथ अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की एक प्रतिबद्धता इस बजट में दिखाई देती है। महोदय, अगर हम देखेंगे कि 2025-26 का जो बजट है, 2016-17 की तुलना में हम देखेंगे तो इनके जो कुल रेवेन्यू कलेक्शन हो पाते थे वह 2,56,000 16-17 में इनका हो पाया था, 2,56,000 करोड़। लेकिन हमारी सरकार में जनवरी माह तक हम लोगों ने इस चालू वित्त वर्ष में जो अब तक कलेक्ट किया है वह 4,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का है और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ बजट में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो सरकार ने पैसा उपलब्ध कराया है, जो रोजगार के सृजन में, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में जिसकी बड़ी भूमिका होती है,